अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। कल नैब कानून में जो तरामीम थी उसके इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत होगी और 6 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में इस मुकदमे की समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को ये कहा कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की हाज़िरी यकीनी बनाएं। तो कल इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को मावनत फराहम करेंगे कि आइन की तशरीह के क्या क्या तरीक़ाकार हैं। सुप्रीम कोर्ट इनकी वकालताना सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा करेगी। माजी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जोग्राफिया पढ़ाते हुए हमें बताया था कि जापान और जर्मनी की सरहदें मिलती हैं। सिर्फ यही नहीं, रोशनी की रफ्तार से तेज़ रफ्तार ट्रेन पर भी कौम की रहनुमाई फरमाई थी और रूहानियत पर उनके फ़िक्र अंगेज़ जो लेक्चर्स हैं वो भी तक किसी को नहीं भूले हैं। तो अब हम इमरान खान का एक नया रूप जो है वो देखेंगे कि जिसमें वो आइन और कानून की तशरीह करेंगे और जस्टिस उमर ता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन के फैसले को डिफेंड करेंगे। और कैसे करेंगे ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इमरान अहमद खान नियाजी की 190 मिलियन पाउंड के अंदर हाई कोर्ट ने ज़मानत ले ली है। दो जो घिराव जलाव वाले मुकदमात थे उनसे वो बरी हो गए हैं, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा 18 मई से बैरून मुल्क जा रहे हैं और 25 मई तक वो ECO में जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस है वहाँ शरीफ होंगे। और इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो भी मुल्क से बाहर होंगे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ लेंगे। तो जनाब तीसरी तरफ फैसल वाउडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जजेस की मुदाखलत के हवाले से जो मुकदमा हाई कोर्ट के अंदर शुरू हुआ है तौहीन अदालत का, अब उसके अंदर और उस पर बहुत सारी बहस हो रही है। इन सारी सूरत हाल पर जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ होंगे मेरे प्यारे दोस्त और कोलीग हसन अयूब। और आप इनकी ट्वीट्स पढ़ते ही रहते होंगे। ये दोबारा से इन्होंने चैन ही चैन लिखना शुरू किया है रावी ने। तो जनाब रावी आजकल क्या कह रहा है? रावी बेचैन नहीं है जी, रावी आज भी चैन में ही है। और बहुत से लोग बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अब ये तसव्वुर कर रहे हैं, ये समझ बैठे हैं कि शायद जिस तरीके से जुडिशरी इमरान खान की सपोर्ट में आ गई है वो शायद उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जो है वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद पूरे सिस्टम को वो लपेट देंगे। ये तासुर मिला है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट को। अच्छा। अभी जिनको मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बात ये है कि मैंने उनको कहा कि आपको जिस तरह के ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं, हम एक मेज़ पर बैठे हैं, मुझे वैसा कोई ज़लज़ले का झटका महसूस नहीं हो रहा और ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर किसी तरीके से। उन्होंने कहा देखें जी 190 मिलियन पाउंड में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत हो गई है। मैंने कहा जी ज़मानत हो गई है, ज़मानत इस बेस के ऊपर हुई है कि एक तो उन्होंने मेरिट्स को टच नहीं किया, सेकंड ट्रायल जो है वो कंक्लूड होने को है और फिर उन्होंने 5 या 6 विटनेसेस हैं जी नैब के और उनको क्रॉस एग्जामिन होना है और उसके बाद इस केस ने कंक्लूड हो जाना है, ट्रायल ने कंक्लूड हो जाना है। नहीं तो उसके बाद तो वो होगा ना, उसके बाद भी है ना फिर रिबटल वगैरह आएगा ना और आर्गुमेंट्स होंगे और फिर उसके बाद जो है वो 342 का स्टेटमेंट भी होना है। ये टोटल जो टाइम है ना, इसमें मैं महीना सवा महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देख रहा इस ट्रायल के कंक्लूड होने का। हाँ, कोई अननेसेसरली डिले आ जाए, कोई लंबा इसको जो है कोई तवील करना चाहे, कोई तवालत बख्शना चाहे किस तरीके से, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज इस ट्रायल ने कंक्लूड हो जाना है और इसी बेस के ऊपर ज़मानत मिल गई है कि अगर इनको रिहा भी कर दिया जाए तो ये मुल्क से फरार नहीं हो सकते, तो शायद इनको ज़मानत दे दी जाए। गो कि अब कई लोग समझ रहे थे जी कि हाई कोर्ट शायद ऐसी ऑब्जर्वेशन दे देगी जिसका इम्पैक्ट आ जाएगा किसके ऊपर, ट्रायल के ऊपर। लेकिन देखें कि अगर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो बैरियर टाउन केस के ऊपर जो उसने अपनी चीज़ें जो है वो फैसला दिया है, जो डिसीजन मौजूद है, रिमार्क्स नहीं जजेस के, डिसीजन मौजूद है, उसका अगर इफेक्ट नहीं आया हाई कोर्ट के ऊपर तो फिर हाई कोर्ट ने तो ऑब्जर्वेशन कोई दी नहीं है, तो फिर इस मामले को ट्रायल जो है वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स वो मेरे ख्याल से कंक्लूड होगा। और इसमें बज़ाहिर जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी कन्विक्शन मेरा तो ख्याल है कि होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैटर सब जुडिस है, मैं फैसला सुनाने का मजाज नहीं हूँ, लेकिन केस बड़ा मजबूत है। उसमें सिर्फ एक ही फ्लॉ है, उसमें एक ही है जो करस्पॉन्डेंस है बिटवीन जो एग्रीमेंट है यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, मलिक रियाज साहब का और NCA का,
वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। G2G कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, वो कॉन्फिडेंशियल है। अगर सरफेस के ऊपर आ जाता तो फिर तो इनकी बेल भी नहीं होनी थी। अगर वो सरफेस, तो उसका थोड़ा सा जो शुबा है उसका थोड़ा सा इनको जो है वो बेनिफिट मिला है, जिसकी बेस के ऊपर बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ तो फिर ट्रायल में भी बेनिफिट ऑफ डाउट तो जाएगा, जैसे ट्रायल में बेनिफिट इतना नहीं जाएगा क्योंकि कुछ चीज़ें बेनिफिशियरी तो ये है ना जी। उसमें ट्रायल में लोग ये समझ रहे थे, जो लोग आज जो मुझे जज साहब भी हाई कोर्ट के सवाल उठाते थे कि जी कैबिनेट पूरी को आपने इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। अब कैबिनेट को इन्वॉल्व करना बनता नहीं है क्योंकि कैबिनेट के बाकी मेंबर्स ने बेनिफिट नहीं उठाया। अब अलकादर की जो सैकड़ों कनाल की अराजी है या कंस्ट्रक्शन है वो किसके बेनिफिट में जा रही है, वो किसकी जो है उसका केयर टेकर कौन है, वो किसकी मलकियत है, सभी डायरेक्टर्स कौन है, तो वो तो इन्वॉल्वमेंट उनकी बानी चेयरमैन की बनती है, बाकी किसी कैबिनेट मेंबर का उसका ताल्लुक दूर दूर तक नहीं बनता। तो आप देखते ये हैं कि फिर भी ट्रायल कोर्ट ने फैसला देना है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ा सॉलिड केस है और उसमें कन्विक्शन उनकी और उन पे सजा उनको हो सकती है। चलें, ये तो अभी ट्रायल की उस पे है, हो सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बरी भी हो सकते हैं और जी बरी भी हो सकते हैं, ऐसा है, लेकिन बरियत के इम्कानात कम है। चलें, अच्छा, तो ये जो आज फैसल वाउडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो वो उन्होंने गुमान का इस्तारा इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो ये हम ये समझें कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक जवाब आया है और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी कोई आमने सामने आ गई हैं, कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, या ये क्या है? देखिए, जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हुआ है। नहीं, जुडिशल एक्टिविज्म तो नहीं है अभी कहीं, देखें ना, एक्टिविज्म किस तरह होगा? मुकदमात आ रहे हैं, अदालतें उस पर मुकदमात सुन रही हैं, फैसले दे रही हैं। हाँ, एक मुदाखलत का है कि जज साहिबान कहते हैं कि मुदाखलत होती है, और उस पे बाबर सत्तार साहब ने जो है वो ख़त लिखा। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प सी रुदाद है कि वो ऑडियो लीक्स कमीशन जो हुकूमत ने बनाया था उसको उमर अता बंदयाल साहब ने कर दिया कलअदम। जी, कलअदम नहीं कर दिया या उसको कार्रवाई से रोक दिया जी। लेकिन उसी दौरान साकिब निसार साहब के बेटे जो है नजमुल साकिब, उनकी पीटीआई टिकट के हवाले से ऑडियो लीक होती है। जी बिल्कुल। और कमेटी उनको बुलाती है, पार्लियामेंट कमेटी, वो पार्लियामेंट कमेटी के खिलाफ चले जाते हैं, और ये कई माह हो चुके हैं अब तो इस बात को, उमर अता बंदयाल साहब के दौर से है चल रहा। एक तरफ कमीशन की ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी नहीं होने देती सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दूसरी तरफ नजमुल साकिब के हवाले से, जो कि साबिक चीफ जस्टिस के बेटे हैं बाबर सत्तार साहब, उनको एक रिलीफ फराहम करते हैं और मामला आगे बढ़ता चला जाता है और मामला निमट नहीं रहा है। फिर बुशरा बीबी की भी ऑडियो लीक आ जाती है, फिर जजिस का खत भी आ जाता है। आपकी ऑडियो भी लीक होती है? मेरी भी ऑडियो लीक हो जाती है। अच्छा, अब उसके बाद फिर जो है उस जजिस के ख़त को ही खुद बाबर सत्तार साहब इसी मुकदमे के अंदर कहते हैं वो कंप्लेंट नहीं है जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले चुकी हुई है जी। और फिर उसी केस के अंदर जो है वो सजाएं वो कहते हैं कि जी आप रिक्यूज़ करें तो उनको वो जुर्माने अदा कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर उसी केस के अंदर कहा जाता है कि मुझसे मुदाखलत के लिए कहा गया कि बैक ऑफ कर जाएं, इस पे ना जाएं, और फिर उसी में जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये तो एक अपनी नौयत का एक बड़ा दिलचस्प सा ऑडियो लीक हुई है, हो गया सर। लेटर भी लीक हो रहे हैं ना, खाली ऑडियो तो लीक नहीं हुई, तो ये तो लेटर भी लीक हो रहे हैं। अब जस्टिस मोज़ेज़, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का लिखा हुआ ख़त या 6 जजेस का लिखा हुआ ख़त, वो भी मीडिया को लीक हो रहा है ना, या लीक किया जा रहा है। अब देखें, जिसने यह ख़त लिखा या तो उसने लीक, अगर वो इदारा जाती कॉरेस्पॉन्डेंस थी तो वो, और ये ना सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वो लीक होता है। जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद लीक हुआ। और ये जो जस्टिस बाबर सत्तार वाला खत है, ये तो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को लिखा था ना, आई बिलीव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचने से पहले लीक हो गया या उन तक पहुंच गया, अब आई डोंट नो। नहीं, उसके ऊपर तो वो पहुंच गया हुआ था, फिर बेंच बन गया हुआ था। बेंच जिस दिन कल इसकी समाअत होनी थी, तो वो उसका एक पोर्शन लीक हुआ, वो पोर्शन लीक हुआ। अब देखिए ना, अब ये कितना टेक्निकल लीक्स हैं ये। लेकिन जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने का जो कल का ऑर्डर है, उसके अंदर इस तरह की इंटिमिडेशन का कोई जिक्र नहीं है। वहां पे उनका जो डाटा लीक होना है वो क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। हाँ, डेटा किस तरह लीक और स्कैंडलाइज करने की बात है, तो फिर इनका खत किस तरह लीक हुआ, इसको भी तो आप तफ्तीश करें ना। नहीं तो फिर आप उसका जो एक मखसूस हिस्सा किस तरह लीक हुआ, आप इसको तफ्तीश करें। देखिए, ये वो मैटर्स हैं जिनकी इंक्वायरी दरकार है। अब जिस तरह मोज़ेज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत में बात की और फिर उसको निगेट कर दिया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, ठीक है जी। अब दोनों में से कोई एक तो गलत है,
या तो मोअज़्ज़िज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो है वो दुरुस्त हक़ाइक़ बयान नहीं किए, या जो बात कर रहे हैं मंसूर उस्मान अवान साहब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो दुरुस्त हक़ाइक़ बयान नहीं कर रहे। दोनों में से कोई एक तो गलत है। तो अब मामला क्या है? इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। अब जो जज की इंक्वायरी का फोरम क्या है? जज की अगर किसी मामले की इंक्वायरी होनी है, वो आपने, मैंने, FIA ने तो नहीं करनी। वो तो इंक्वायरी करनी है मुतलका फोरम ने, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो अगर उसकी वो इंक्वायरी करता है, उसको टेकअप करता है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हाँ ये बात ठीक है कि वो आज खुद नोटिस का इख्तियार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद भी तो अदलिया से मुतल्लक मामला है ना। एक हाई कोर्ट के सुपीरियर जुडिशरी के मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं। अब उनके मामले के ऊपर अगर कोई इंक्वायरी खुलती है या उस मामले को प्रोब किया जाए कि जी अगर अटॉर्नी जनरल क्यों गलत बात कर रही हैं मुअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार से मुतल्लिक, कि वो गलत बयानी कर रही हैं, तो वो दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए उनको मैटर प्रोब करना है। अब प्रोब करने के लिए अब SJC तो किसी भी इदारे को कह सकती है कि जी आप मेरी जो है वो असिस्टेंस के लिए आ जाएं। तो फिर तो ये काम SJC का है ना। और जो चेयरमैन SJC हैं या जो सेक्रेटरी SJC हैं, उनको इस मैटर को संजीदगी से देखना चाहिए और इस मैटर को टेकअप करना चाहिए और इस मैटर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि दोनों में से दोनों जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोग नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी तो कॉग्निजेंस लिया हुआ है ना इस मामले का। जो भी मुअज़्ज़िज़ जज हाई कोर्ट अथॉरिटी नहीं है। क्यों? नहीं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसी खत की बुनियाद पे हो रही है ना। नहीं, देखिए उसी खत की बुनियाद पे मैटर नहीं है ये। क्यों? ये फिर एक नई कॉज ऑफ एक्शन है आप कह रहे हैं। ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का मैटर नहीं है। अब दो बंदे आमने सामने हैं, दो जिम्मेदार, एक आला हुकूमती शख्सियत जो कि प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है, जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, और उनके सामने है जी उनके साबिक कुलीग और उनके चैम्बर फेलो और उनके, बिल्कुल मैं कहूँ कि दोनों बड़े काबिल लोग हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दोनों बड़े अच्छे लोग हैं, मैं उन दोनों को पसंद करता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ठीक है। दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते, दोनों में से एक ज़रूर गलत है। और जो गलत है, जिसने कौम के सामने आकर या इस किस्म के संजीदा सवाल उठा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, वो इसका कॉन्सिक्वेंस फेस करे, मस्ट करे। ये होना चाहिए ताकि ये मामला यहाँ पर रुके। कोई भी स्कैंडलाइज कर दे, कोई भी जिसका जो दिल करे वो बात कर दे और आला ओहदे भी इंजॉय करे, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे याद पड़ता है, ये जो 6 जजेस का ख़त है, इसके अंदर माजी के वाक़यात का जिक्र किया हुआ है। अगर आपको याद हो, उमर अता बंदयाल साहब कुछ यूट्यूबर्स से मिले थे। जी बिल्कुल। और फिर उन्होंने इस वाक़े का जिक्र भी किया था जी। और उन्होंने बताया था कि मैंने मोहसिन कियानी के को थपकी देखे, तू साडा शेर है। जी जी। तो ये मामला आपकी इस हवाले से क्या, ये तो कहा जाता है कि ये रिजॉल्व हो गया था? नहीं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये मामला नहीं है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो रिजॉल्व हो गया था, हाँ। वो उनके तो शायद वो जिनकी जो मामला है वो तो फैमिली का कोई आदमी था जिसके साथ ट्रबल हुई थी और वो ट्रबल के बाद उन्होंने उसकी FIR रजिस्टर करा दी थी, वो इस तरीके से सेटल हुआ था। जो बाकी 2 जजेस हैं उनका इशू ये था, एक तो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस जहांगीरी साहब, जिनके घर से जो है वो कैमरा बरामद हुआ मुबैना तौर के ऊपर, और दूसरे थे जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जस्टिस जो कोयटा के भी थे, अरबाब ताहिर साहब जी, अरबाब ताहिर साहब। तो इनके जो इश्यूज थे, इनको एड्रेस करने के लिए एक हुकूमती शख्सियत ने मिनिस्टर्स इनक्लेव में एक मीटिंग अरेंज की ऑन डायरेक्शन ऑफ उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के, और के अहकामात के ऊपर आपको पता है कि रिटन ऑर्डर तो नहीं था ना, वर्बल था कि उनकी कह दें कि उनकी जो डायरेक्शंस के ऊपर, तो उन्होंने मिलाया और फिर सीनियर ऑफिशियल। मुझे याद पड़ता है कि एक केस की समाअत के दौरान उमर अता बंदयाल जो थे, उन्होंने कहा भी था कि इस तरह की बात हुई थी और फिर हमने उसका हल निकाला। तो फिर उसका हल ये निकला। फिर इसी जजिस के खत के अंदर भी एक चीज है जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ने एश्योर किया कि मैंने उनसे बात की है और अब ये नहीं होगा। जी, उन्होंने उसमें उसका हवाला दिया हुआ, लेकिन उसको एग्जैक्ट पूरा रिप्रोड्यूस नहीं किया उस वाक्य को। अब उसमें हुआ ये, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जब इनकी 2 जजेस की उस सीनियर ऑफिशियल ऑफ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे मुलाकात हुई, तो इनके तमाम ग्रीवियंस, ISI की बात हो रही है, उनके तमाम ग्रीवियंस जो हैं वो 2 स्टार के साथ मुलाकात थी उनकी, आई बिलीव। तो वो उनकी जो है वो ग्रीवियंस जो है वो दूर हो गए, और वो दूर होने के बाद ये गले मिले और गले मिलकर इनका मैटर सॉर्ट आउट हुआ और ये वापस आए। गले आपस में मिले? जी, ये उन साहब से, उन ऑफिसर से मिले।
उन ऑफिसर से मिले, जो है उनसे मिले, उनको खुदाफिज किया, मतलब उसका करके फिर वहाँ से ये निकले। अब ये सारा मामला करने के बाद फिर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को, उस वाक़े को जो कि वाक़या आपका एड्रेस हो चुका है। अच्छा, मुझे इस हद तक ये पता था कि मामला रिजॉल्व हो गया था। एक बड़ी आला हुकूमती शख्सियत जो है उसने हमें बताया भी था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, इसलिए हम उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो ये तो आपने बड़ी खबर दी है। जी जी, ये खबर इसी तरह है। अच्छा, ये इनका मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर, मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर एक अहम इमारत के अंदर, अहम ओहदेदार के रेजिडेंस के अंदर, हाँ, उसके घर पर 2 फाजिल जज साहिबान ये थे, 6 जजों में खत लिखने वाले, उन 6 में से जिनके 3 जजेस के तो इश्यूज है ना, तो बाकी जो 3 जजेस हैं, यानी मोजेस जस्टिस बाबर सत्तार साहब का क्या आला इंटेलिजेंस एजेंसी के आला ओहदेदार के साथ मुलाकात होती है और उसके अंदर ग्रीवेंसेस खत्म हो जाते हैं। जी, खत्म हो जाते हैं और आपस में जफ्फी डाल लेते हैं। जी, जफ्फी डाल, जी, आप आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। और वो बाकी अच्छे तरीके से वो जो मीटिंग एड होती है वो बड़े अच्छे जो है वो माहौल में नोट के ऊपर होती है, वो मामला खत्म होता है। अच्छा, उसके बाद होता ही है कि ये 6 जजेस ने खत लिखा है। 3 जजेस का तो इशू मोहसिन अख्तर कियानी साहब का हो गया, रबाब ताहिर साहब का हो गया, जहांगीर साहब का हो गया, इनकी बात तो समझ आती है। तो बाकी जो 3 जजेस हैं, यानी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब का क्या इशू है? इनका कोई इशू नहीं था। दूसरी जो जस्टिस समन रिफत साहब हैं, उनका क्या इशू है? उनका कोई इशू नहीं है। या आप देख लें कि जस्टिस एजाज इसहाक साहब, अब वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं, इस तरह के अब इन 6 में से एक जज ऐसे हैं जो कि कितने अरसे से उन्होंने सोचा हुआ है, तकरीबन 1 साल पहले से। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनका 1 साल पहले से इरादा था मुस्तफ़ी होने का। किनका? इनमें से 6 जजेस में से एक जज का आज से 1 साल पहले से उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने सोचा हुआ है कि जी मैं इस काम से बेसिकली मैं अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो मुस्तफ़ी होना चाहता। मैं आपका इशारा समझ गया। अच्छा, अब उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, 1 साल से उन्होंने माइंड बनाया हुआ है इस्तीफ़ा देने का, उसको भी बैरूनी मुदाखलत के साथ एनेक्स करके, कहीं मुझे तो इम्कान ये लग रहा है, ये ना बता दें कि मुदाखलत के ऊपर वो इस्तीफ़ा दे गए हैं। हालांकि 1 साल पहले से उनका पक्का जो है ना, जो हमने सुना है कि उनका इरादा बना हुआ है मुस्तफ़ी होने का। ही डू नॉट विश टू कंटिन्यू एज अ जज। अब ये उनकी अपनी मर्जी है, जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। जो नहीं, वो तो जज का वो तो अब उस चीज के ऊपर एक देखें, बात ये है कि यहाँ पर यानी जैसे मुजाहिद नकवी भी मुस्तफ़ी हुए हैं, जैसे इजाजुल हसन भी मुस्तफ़ी हुए हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए 3 जजेस का इशू था। 3 ने इज़हार यकजहती के लिए ख़त लिख दिया, और मेरी इतला है कि जो इन 6 जजेस में जो सीनियर मोस्ट हैं वो रिलेक्टेंट थे साइन करने के उस जो ख़त को। मोहसिन यानी जी, वो उनका मेरी इतला है कि ही वॉज नॉट विलिंग, कि वो समझ रहे थे कि ये अननेसेसरी है। जो मेरी इतलात हैं कि वो ही वॉज ऑफ द व्यू कि शायद ये अननेसेसरी हैं। फिर कुछ ने, जो एक जज साहब हैं फॉरेन ग्रेजुएट हैं, वो बड़ा उन्होंने इंसिस्ट करके कराया ये। तो इस तरह की इतलात भी मिलती हैं। मैं इस पर देखिए अब इतनी बात करूँगा, इससे ज़्यादा, लेकिन बात ये है कि आप स्टॉप कर दें इस मामले को। यहाँ पर आपका मकसद, जो पर्पस, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, जस्टिस जो है वो आमिर फारूक साहब, उनके अपने चीफ जस्टिस हैं, उनको किसी तरीके से अब ये ग्रिल करके निकालना चाह रहे हैं। ऐसे ना करें। चलें, एक खबर मैं भी आपको, उनकी टर्म जो है वो मेरे हाथ से 2032 तक है, तो काम करने दें उनको। अच्छा, मैं भी आपको एक खबर, प्लीज़। खबर ये है कि जून के हफ्ते, पहले हफ्ते में, या कमिंग जून से, वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं जी। और सुना ये कि पहले हफ्ते के अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो खाली असामियाँ हैं वो पुर की जाएंगी। और आपको पता है ये 3 असामियाँ कैसे खाली थी? एक तो जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हुए, इजाजुल हसन और मुजाहिद नकवी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ किया उनके ओहदे से। तो पंजाब में हो रहा है, पंजाब से आ रहे हैं, सुना है 3 जज साहबान, या 2 तो कम से कम जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो नहीं जा रही है। ठीक है, तो इस खबर के साथ इजाज़त लें अपने नाज़रीन से। ठीक है, आप आइंदा भी आएंगे, हमें इज्जत बख्शते करें। मेरा अपना ये तो देखिए, मेरी बचपन की आपको बताया था ख्वाहिश थी कि बड़ा होकर एक ही लाइफ में आऊँगा। अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब तो आप एक और व्लॉग जो है ना उसके अंदर आते हैं।
जी सही है। तो लेकिन एनीवेज जो है ना, ये दिलचस्प सूरत हाल है जी। अच्छा, कल इमरान खान आपके ख्याल में क्या कहेंगे नैब तरामीम के केस के अंदर? पहले तो जो 15 माह ये चलता रहा, कभी हमने देखा नहीं इमरान खान साहब को वहाँ ख्वाजा हारिस ही पेश होते सर थे। मैं तो ये बात अब कर जो रहा है हूँ कि वो क्या बोलेंगे, वो किस तरह असिस्ट करेंगे, किस तरह अपना मुकदमा पेश करेंगे, उनको देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब के सवालात के जवाब देने के लिए वो ये स्टांस लेते थे कि मुझे वकील चाहिए। तो अगर उसके नहीं, अभी भी कितने एमएनए जो हैं वो वकील हैं उनके, जिसमें आपने अपने फैक्ट्स बयान कर, लेकिन अदालत ने एक और भी तो किया ना, ख्वाजा हारिस साहब को भी कहा कि वो आके मुआवनत करें, उनकी फीस बाद में तय कर लेंगे। क्यों अलाउ किया उन्होंने? अदालत ने क्यों अनरिप्रेजेंटेड कैसे अदालत किसी का हक छोड़ दे? देखिए तो वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने खुद जो है वो आना है और मैंने अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करना है। हाँ, तो वो दरखास्त गुजार तो वही है ना, दरखास्त गुजार तो वही है। दरखास्त गुजार है तो वो तो लीगल मामलात पे मामलत करेंगे ना। सर लीगल मामलात में देखें ये ही सहूलत जो आप दे रहे हैं, ये फिर तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 5 उतनी लार्जर बेंच है। जस्टिस अतर मिनल्ला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंसिस्ट किया, बताया भी गया कि जनाब ये लीगल अफेयर्स हैं, इसके ऊपर उनकी असिस्टेंस, लेकिन कहा गया कि नहीं जनाब बुलाएं। तो फिर अदालत ने कहा ठीक है बुला लें, वीडियो लिंक पे कह दिया ठीक है, मामला तो आ गए। क्या इस मुल्क में एक ही आदमी है जिसके तमाम राइट्स हैं? क्या उसके अलावा जितने भी कैदी हैं? नहीं, वो तो होता है, बड़े बड़े अहम केसेस होते हैं उसके अंदर। तो क्या आपने इसी बंदे के ही मुकदमात सुनने हैं या आप दीगर भी आम आवाम की? नहीं, अब जो मुकदमा अदालत के सामने लगा है वो भी तो सुनना है ना। सामने और कितने का 25 मई वाला मुकदमा अदालत में कब तक, कितना अरसा हो गया पड़ा हुआ है? सब खाने की जो है वो कौन सा 25 मई जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया था। हाँ। जो जलाओ घराव किया था इस्लामाबाद के अंदर आकर, जो कि यहाँ पर उनको कहा था कि आपने H9 G9 में रुकना है, जिसमें उन्होंने कहा हो सकता है उनको ऑर्डर ना मिला हो। वो तो बंदियाल साहब ने कहा था ना। तो मेरी बात सुने कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने तो कहा था कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो ये इन्होंने फिर एजेंसीज की रिपोर्ट्स मंगवाई गई थी, वो उस वक्त से नहीं लगा। वो सरखाने में क्यों है? वो क्यों है? क्या वो केस नहीं सुनना? फिर इस बंदे को सुनना है तो फिर वो केस भी सुने। नहीं, ऑडियो लीक्स वाला भी पेंडिंग, ऑडियो लीक्स वाला भी है, कमीशन वाला भी है, ठीक है, उस पर भी करें। तो ये केसेस क्यों आपने दबा के बैठे हुए हैं? नहीं, वो केस लगेंगे तो उसमें फिर एकदम से आ जाता है जुडिशियल रिस्ट्रेन और जनाब चीजें आ जाएंगी। और बाकी वहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल रिस्ट्रेन शो नहीं करेगी, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी और वो कहेगी कि इन लोगों को फिक्स किया जाए। अच्छा, और आपको याद है, अब जो डेटा लीक हुआ है, आपको याद है एक मुकदमे की समाअत अहवाल याद है आपको? वो जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में उमरता बंदियाल, इजाजुल एहसन और उन पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी बेंच था जिसका काजी फैज सभी हिस्सा थे जी। और इमरान खान साहब के उन्होंने कहा था कोई मुकदमा नहीं सुनना है। हाँ, वो ऑर्डर तो अभी फील्ड के अंदर नहीं है जी, फील्ड के अंदर है। तो फिर अब अगर इमरान खान का मुकदमा सुनेंगे तो सुन सकते हैं। ये क्या, मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, हाँ, कि पॉसिबिलिटी है कि वो कहेंगे यार ये कोई निशानदेही कर दे। हाँ, तो फिर लेकिन वो वजीर आजम का था, अब तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का नहीं, वो इमरान खान का जिक्र है मेरे ख्याल से। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर का लिखा, प्राइम मिनिस्टर का था, प्राइम मिनिस्टर का था मेरा। नहीं, इमरान खान का था। हाँ, अगर वो कह दें कि ये ऑर्डर है तो जब तक ये ऑर्डर मॉडिफाई नहीं होता मैं उठ जाऊं तो बेंच टूट जाएगा। तो बेंच टूट जाएगा फिर, सारी बात है। या उसका जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त हम इसकी हियरिंग जो है वो एजेंड कर दें। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो केस सुन भी लें। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन कल मुझे ये लोग कह रहे हैं जी कि कल तमाम टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दिखाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म नहीं है कि आपने नेसेसरली तमाम मीडिया हाउसेस ने उनको दिखाना है। मीडिया हाउसेस की मर्जी है, अगर तो वो ब्रॉडकास्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि कल उसको लाइव टेलीकास्ट करती भी नहीं करती। और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बात है कि नहीं करती तो फिर तो बात ही ख़त्म। और अगर सुप्रीम कोर्ट करती है तो फिर मीडिया हाउसेस की अपनी मर्जी है कि वो उसको दिखाना चाहिए या ना दिखाएं। जिसने पे देखना है तो यूट्यूब से पर जाकर। चलें, बहुत शुक्रिया। बहरहाल इंटरेस्टिंग डेज, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से लोग परेशान हैं। वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है, मुकदमात हैं, उनकी समाअतें भी हो रही हैं, उनमें रिलीफ भी मिल रहे हैं और सारी सूरत हाल का फ़ायदा जो है वो बज़ाहिर तो नज़र ऐसे ही आता है कि तहरीक इंसाफ को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया या मिल रहा है। वो भी यानी है जो है वो पॉपुलर होता है चला जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये मामला और ये स्टोरी ख़त्म कहाँ होगी। तो कहते हैं कि बड़ी हमारी हालत तो वो हो गई है कि फ़लसफ़ी को बहस में बेशक खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है लेकिन सिरा मिलता नहीं।
शराह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। ऐलान के बाद।